नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सहोता द स्कॉलर्स अड्डा से। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि विकार के आधार पर जो शब्द होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है विकारी और दूसरा क्या होता है, अविकारी। जो विकारी शब्द है मतलब जिनमें हम लिंग, वचन और काल के आधार पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास चार प्रकार के शब्द होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमने पहला टॉपिक संज्ञा कवर कर लिया। आज चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। जी, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम का। पहले बात करेंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। जी, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है? सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका। देखो, सर्व सर्व मतलब सब, नाम आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर किसी भी चीज को नाम दिया जा रहा है। तो सबका नाम, एक ऐसा नाम जो आप सभी के लिए प्रयोग कर सके। अभी इससे पहले हमने संज्ञा की बात की थी। संज्ञा भी किसको दर्शाता है? नाम को दर्शाता है। तो संज्ञा एक ऐसा नाम है जो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर ये एक ऐसा नाम है जिसमें हम सभी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको बोला क्या जाता है इंग्लिश में? इसको बोला जाता है प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोनाउन की तरह। से सर्वनाम है। अब सर्वनाम जो काम करेगा, ये काम क्या करेगा? ये काम क्या करता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, संज्ञा की रिपीटेशन को रोकता है। तो कहां लगाया जाएगा? ये किसके लिए लगाया जाएगा? संज्ञा के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के लिए किया जाता है। और किसके स्थान पर किया जाता है? संज्ञा के ही स्थान पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के लिए। किसके स्थान पर किया जाता है? तब भी सेम रहेगा हमारा आंसर कि इसका जो प्रयोग है वो भी किसके स्थान पर किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्यों किया जाता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन को रोकने के लिए, कि जो संज्ञा शब्द है वो हमको बार बार ना लिखना पड़े, उसकी जगह पर हम कुछ और शब्द प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, है ना। ये सभी शब्द किस में आ गए? सर्वनाम में आ गए। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार की, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकारों की बात करते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? कुल कितने प्रकार का होता है सर्वनाम? जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक वो क्या है? छह। कि जो सर्वनाम है कितने प्रकार का है? सर्वनाम छह प्रकार का है। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति या रूप के आधार पर। तो इस आधार पर अलग है और वैसे अलग है, ठीक है। तो उत्पत्ति या रूप के आधार पर। जी, उत्पत्ति या रूप के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार का है? उत्पत्ति या रूप के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार का है, ठीक है। सबसे पहला मौलिक सर्वनाम। सबसे पहले क्या आएगा? मौलिक। अभी मैंने बताया उत्पत्ति और रूप के आधार पर दो प्रकार। ये दो है कौन से, इनके बारे में बात करेंगे। पहला आता है मौलिक सर्वनाम और दूसरा क्या रहेगा? यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम क्या है? जी, हम कह सकते हैं जिस रूप में सर्वनाम का जन्म हुआ, वह सबसे छोटा रूप जिस रूप में सर्वनाम का जन्म हुआ और वह अन्य का निर्माण कर सके। और वो क्या कर सके? अन्य का निर्माण। क्योंकि किसी भी चीज का मूल रूप क्या होता है? मूल रूप वो रूप होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे छोटा रूप होगा और हम अन्य का निर्माण कर सकते हैं उससे। तो ऐसे ही मौलिक सर्वनाम होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं? अन्य का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली चीज, मौलिक सर्वनाम होते कितने हैं? इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। और ये हैं कौन से, इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई,
किसी, मैं तू आप यह वह जो सो कौन क्या कोई किसी। जी, इनकी मैंने बात की थी। मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने हो गए हमारे पास? 11। और यही 11 क्या है? यही 11 के 11 हमारे पास मौलिक सर्वनाम है। क्यों? मैंने क्या बोला? जो अन्य का निर्माण कर सकते। जैसे मैं से क्या बन सकता है? मैंने, मुझे, मुझको, ये सारे इससे बन सकते हैं। ठीक है, आप, आपका, आपकी, आप, ये सारे इसमें से बन रहे हैं ना। तो ये वो छोटे रूप होते हैं जो अन्य का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मौलिक सर्वनाम बोला जाता है। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा भेद, यौगिक सर्वनाम। जी, दूसरा भेद क्या आएगा? यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या सर्वनाम होगा? जी, यौगिक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो दूसरों से बने, जो इन सर्वनामों से, जो इन 11 से बनेंगे। याद रखना, जो इन 11 सर्वनामों से मिलकर बनेंगे वही क्या होंगे? वही हमारे क्या होंगे? वही यौगिक सर्वनाम होंगे। ठीक है, जैसे मैं से क्या बन सकता है? मैंने, मुझे, है ना। तुम्हें, आपका, आपकी, इस टाइप से जितने भी होंगे ये सारे क्या है? यौगिक सर्वनाम। याद रखने, सारे क्या है? यौगिक सर्वनाम है। जहां हम क्या करेंगे? इनसे निर्माण करेंगे, मौलिक सर्वनामों से निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं इनकी संख्या, यौगिक सर्वनामों की संख्या। यौगिक सर्वनामों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि हम अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, हम अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग इसका निर्माण कर सकते हैं। तो इनकी कोई कुल संख्या नहीं होती। तो याद रखना, मौलिक सर्वनामों की कुल संख्या 11 और इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती। ठीक है, तो हम जिनका भी निर्माण इनके द्वारा करेंगे वो सारे किस में आएंगे? यौगिक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, तो मैंने बात की थी अभी उत्पत्ति या रूप के आधार पर। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार थे। अब चलते हैं आगे, जहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। जहां पर हम इन्हीं सर्वनामों की बात करेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। जी, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। जी, अब बात हो रही है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग, जब हम इन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे तब हमने देखना हम इनको किस किस रूप में प्रयोग करते हैं, हम किस किस टाइप से प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि की बात कर रहे हैं तो प्रयोग के आधार पर, या आप इसको कह सकते हैं व्याकरण के आधार पर। तो इसके कितने भेद होंगे? जी, इसके कुल कितने, जो भी हमने कुल पढ़े थे, ये 6 भेद इसके अंतर्गत आते हैं। ये 6 भेद प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? जी, याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होगा जिसमें, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? किसी भी व्यक्ति या प्राणी के लिए। जिसका प्रयोग आप लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति या प्राणी के लिए किया जाए। जिसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति या प्राणी के लिए कर सकते हैं, वो कैसा सर्वनाम होगा? वही हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, किसी भी व्यक्ति या प्राणी के लिए, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। ये कितने प्रकार का? इसके आगे भी टाइप्स है ना। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, पर्सन्स पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम चीज यहां पर भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होगा कितने प्रकार का होगा? ये 3 प्रकार का होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होगा। कौन से 3? ठीक है, पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रथम पुरुष, पहला आएगा प्रथम पुरुष। जिसको क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। प्रथम पुरुष को हम क्या बोलते हैं?
उत्तम पुरुष बोलते हैं। ठीक है, ये होता कौन है? पहला पुरुष, प्रथम पुरुष। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ये कौन होता है? बोलने वाला। बोलने वाला, और इसको एक संज्ञा दी जाती है, क्या? वक्ता। इसको हम कह सकते हैं बोलने वाला या वक्ता। वो व्यक्ति जो बात कर रहा हो, मान लो अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, तो जो शब्द मैं खुद के लिए प्रयोग करूंगा, जितने भी शब्द मैं खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करूंगा, वो सारे किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में। तो मैं क्या हुआ यहां पर? उत्तम पुरुष। अब आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप सभी मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप क्या हैं? आप हैं मेरे लिए मध्यम पुरुष, द्वितीय है ना, मध्यम पुरुष है। तो जो मेरी बात को सुनेगा, जैसे आप श्रोता है ना, तो ये मध्यम पुरुष में आएंगे। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति, मैं कह देता हूं श्याम, राम, सोहन, मोहन, कोई भी जो हमारे बीच में इस टाइम में नहीं है, तो वो क्या हुआ? वो हो गया अन्य पुरुष। वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। या हम उसको कहते हैं वक्ता का विषय। वक्ता का विषय, जिसके बारे में वक्ता ने बात की हो। वक्ता मान लो उत्तम पुरुष, मान लो मैं, है ना। तो यहां पर बात करते हैं, तो जो शब्द मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं, वो सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष में। तो मैं खुद के लिए क्या शब्द यूज कर रहा हूं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि मैं, हम, है ना, इस टाइप के जो इनसे रिलेटेड होंगे, मैं से, मैंने, मुझे, है ना, ये सारे इसमें बनेंगे। तो जो भी इस प्रकार के शब्द होंगे, वो सारे किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में। ठीक है, नेक्स्ट जी। अभी मैंने समझाया, प्रथम पुरुष मैं हो गया। द्वितीय, जो दूसरे नंबर पर आएगा, वो कौन होगा? जो मेरी बात को सुन रहा है, मान लो आप लोग, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मध्यम पुरुष। उसको क्या बोला जाता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसको बोला जाता है सुनने वाला। ये कौन होगा? सुनने वाला, जिसको क्या संज्ञा दी जाती है? श्रोता। इसको संज्ञा दी जाती है श्रोता। जो बात को सुन रहा हो, जो मेरी कही बात को सुन रहा है, वो क्या है? वो श्रोता है। और वही किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। तो जो भी शब्द मैं आपके लिए प्रयोग करूंगा, जो भी शब्द मैं आपके, जैसे मैंने बोला आप, जो शब्द मैं आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं, वो सारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। जैसे कि तुम, आप, इस प्रकार के जो भी संबंध, जो भी शब्द इससे रिलेटेड होंगे, वो सारे हम मध्यम पुरुष में रखेंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष में। नेक्स्ट आएगा अन्य पुरुष, जिसको तीसरा पर्सन बोलेंगे ना, थर्ड पर्सन होता है जी। अन्य पुरुष की बात करते हैं। अभी मैंने समझाया था अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके, जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? केवल बात कर रहे हैं, वही क्या होगा? वही अन्य पुरुष होगा। ठीक है, और ये होता क्या है? इसको बोला जाता है वक्ता का विषय। इसको बोला जाता है वक्ता का विषय। ये क्या होता है? वक्ता का विषय। वो क्या बन जाएगा? वो विषय बन जाएगा, जिसके हम बारे बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो विषय हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? वक्ता का विषय। तो जो भी शब्द मैं उस थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग करूंगा, जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं उस थर्ड पर्सन के बारे में प्रयोग करूंगा, वो सारे किस में जाएंगे? वो सारे हमारे पास किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। कैसे कैसे शब्द होते हैं? जैसे यह, वह, उसने, उनसे, इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे, इसमें आएंगे यह, वह, उसने, उनसे, इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे, वो सारे इसी में आएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा पहला पहला सबसे पहला पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीन प्रकार का होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको क्या बोला जाता है? जो हम मतलब किसी भी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये वक्ता होगा, ये श्रोता होगा, और ये क्या होगा? वक्ता का विषय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो पहला भेद हो गया।
अब बात करते हैं अगला भेद, दूसरा जो हमारा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्या जी? निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, वो सर्वनाम जहां पर क्या हो, निश्चित हो, जहां पर हमें कुछ कंफर्म है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, जहां पर हमें कंफर्म है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जहां पर हमें निश्चित होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जहां पर हमें निश्चित हो। यहां पर दो शब्दों का प्रयोग होता है, कौन से दो? यह और वह, यह और वह। अब याद रखना, यह और वह का प्रयोग आप अभी अन्य पुरुष में पढ़ के आते हैं। कहां पर? अन्य पुरुष। मैंने बोला था ना, यह, वह, उसने, उनसे, आपने वहां पर भी इसका प्रयोग देखा और अब यहां पर भी इसका प्रयोग देख रहे हैं। तो ये शब्द सेम रहेंगे लेकिन अलग अलग अर्थ में प्रयोग के। जहां पर इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति या प्राणी को दर्शाने के लिए हो रहा है, वहां पर वो अन्य पुरुष है। लेकिन जहां पर निश्चित कर दिया जाए, जहां पर ये शब्द निश्चित करने के लिए लगाए जाएंगे, किसी चीज को कंफर्म करने के लिए लगाए जाएंगे, वहां पर क्या होगा, ये वहां पर ये बन जाएगा हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह और वह की बात करते हैं। याद रखना, दोनों का प्रयोग किसमें होगा? एक वचन में होता है। दोनों का प्रयोग एक वचन में होगा। ठीक है, मान लो मैं कह देता हूं, यह मेरा पेन है और वह तुम्हारा पेन है। यह मेरा पेन है और वह तुम्हारा पेन है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ बोला अभी इसमें, है ना, मैंने क्या कर दिया इसमें कि मैंने यह और वह दोनों का प्रयोग कर दिया। यह का प्रयोग मैंने किसके लिए किया? जो मेरे पास है ना, जैसे मैंने बोला यह मेरा पेन है और वह तुम्हारा पेन है, तो याद रखना जो मेरे नजदीक है, जो क्या है, मेरे निकट है, उसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया? यह का। और जो मुझसे दूर है उसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया? वह का। तो याद रखना, निकट की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही क्या करते हैं? निश्चयवाचक। मैंने बोला ना, यह पेन, मैंने निश्चित कर दिया, मैंने इसी पेन की बात की। मैंने बोला वह पेन, जो पेन आपके पास, मैंने उसी को निश्चित कर दिया कि मैंने उसी पेन की बात की। तो यहां पर क्या हो गया? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अच्छा, ये तो बात थी एक वचन की। मान लो मैं बोलता हूं इसको बहुवचन में बदलो जी। मान लो मेरे पास एक पेन है, मेरे पास बहुत सारे पेन है। अब मेरे पास एक नहीं है, अब बहुत सारे, और आपके पास भी बहुत सारे पेन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यह को किसमें बदल दूंगा? ये। और वह को किसमें बदल दूंगा? वे। ये और वे। याद रखना, इन दोनों का प्रयोग किसमें होगा? बहुवचन में होगा। दोनों का प्रयोग बहुवचन में, कार्य वही रहेगा। ये निकट के लिए, वे दूरी के लिए। जैसे यह और वह का था, ये निकट के लिए, वह, वे दूरी के लिए। बस ये याद रखना, ये बहुवचन में है और वो किसमें है? वो एक वचन में है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, यह मेरी गाड़ी है और वह श्याम की गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है और वह श्याम की गाड़ी है। तो यहां पर मैंने यह और वह का जो प्रयोग किया, मैंने निश्चित करने के लिए किया कि यह मेरी गाड़ी और वह श्याम की गाड़ी है ना। मान लो मैंने इसका अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग देखना हो, ये और वे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? सोहन मेरा मित्र है और वह जयपुर में रहता है। सोहन मेरा मित्र है और वह जयपुर में रहता है। अब यहाँ पर भी मैंने वह का प्रयोग किया, लेकिन मैंने यहाँ पर वह का प्रयोग किसके लिए किया? मेरे मित्र के लिए, जिसका नाम सोहन है। तो वहां पर वो क्या हो गया? मैंने किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए कर दिया, वो अन्य पुरुष, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो अन्य पुरुष हो गया। लेकिन जब मैंने किसी वस्तु के लिए किया, मैंने क्या बोला, जो मेरे निकट है, मैंने ये निकट था, मैंने उसको दर्शाने के लिए किया, मैंने निश्चित करने के लिए किया, तब वो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं? दो पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हमारा तीसरा भेद जी। तीसरा भेद क्या होगा? तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर क्या ना हो? जहां पर निश्चित ना हो। जहां पर निश्चित ना हो, बात किसके बारे में की जा रही। अब हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, तो वो संज्ञा हो गया। अब मैंने उस नाम की जगह पर कुछ शब्द प्रयोग कर दिया, वो क्या हो गया? सर्वनाम। लेकिन अब मेरे को पता नहीं वो चीज क्या है ना। तब जो शब्द मैं प्रयोग करूं वो किसमें आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। वो शब्द होंगे क्या क्या, है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीन शब्दों का प्रयोग होता है।
कोई, किसी और कुछ, कोई, किसी और कुछ, ये तीनों शब्द किस में जाएंगे? तीनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि तीनों शब्द अनिश्चित है ना, ये अनिश्चित है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूं कोई और किसी, कोई और किसी, इन दोनों का जो प्रयोग होगा हमेशा, कोई और किसी, इन दोनों का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा? सजीव के साथ होगा। किसके साथ होगा? सजीव के साथ, जिसको हम लिविंग बोलते हैं ना। इसका प्रयोग हम सजीव वस्तु को लेकर करेंगे जो लिविंग होगा, है ना, जो जीवित होगा। और कुछ का प्रयोग हमेशा ही किसके साथ होगा? जो नॉन लिविंग होगा, है ना, जो निर्जीव होगा। निर्जीव के साथ हम कुछ का प्रयोग करेंगे और सजीव के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? कोई और किसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका कोई एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूं पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है। अब क्या मेरे को निश्चित है वो क्या पड़ा? अगर मेरे को निश्चित होता मैं उस चीज का नाम लेते, पानी में वो चीज पड़ी है। लेकिन मैंने क्या बोला? पानी में कुछ पड़ा है। जी, अब यहां पर बात करते हैं मैंने किस शब्द का प्रयोग किया? कुछ शब्द का प्रयोग किया, है ना। तो ये कुछ शब्द है क्या? पहली चीज, क्या इसने निश्चित कर दिया? नहीं निश्चित कर पाया, लेकिन इसने प्रयोग तो किसी चीज के ऊपर किया गया, किसी चीज, किसी संज्ञा के बदले इसका प्रयोग कर रहा है। तो क्या है? ये सर्वनाम है, लेकिन कैसा? अनिश्चयवाचक। क्योंकि पानी में कुछ पड़ा है, मेरे को मालूम नहीं है वो क्या है, निश्चित नहीं कर पाया है ये, तो क्या हो गया? ये शब्द क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और मैंने क्या बोला था? किसके लिए प्रयोग होगा? निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग के लिए। पानी में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा होगा? कोई चीज ही पड़ी होगी, है ना, कोई जीवित। अगर पानी में कोई व्यक्ति होता मैं क्या बोलता? पानी में कोई पड़ा है ना। लेकिन कोई निर्जीव है, तभी तो मैंने क्या बोला? पानी में कुछ पड़ा है। ठीक है, अच्छा, ये मैं कहता हूं दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। इस शब्द में भी, इस वाक्य में भी क्या है? मैंने कोई शब्द का प्रयोग किया। दरवाजे पर कोई आया, क्या मेरे को निश्चित है वो कौन है? मेरे को नहीं निश्चित है, इसीलिए मैंने किसका प्रयोग किया? कोई का। तो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। और दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है? कोई व्यक्ति आया होगा, और कोई जीवित है, तो इसीलिए हमने कोई का प्रयोग किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। किसी का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मुझे पुकारा। अब यहां पर मैंने शब्द का प्रयोग क्या किया? किसी, किसी ने मुझे पुकारा। यहां पर देखो, अब पुकारने वाला कौन होगा? कोई जीवित ही होगा ना, तो मैंने किसी का प्रयोग किया। अगली चीज, क्या मुझे कंफर्म है कौन है? अगर मुझे कंफर्म होता मैं बोलता मेरे को राम ने पुकारा, श्याम ने पुकारा, किसी का नाम लेता। लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है वो कौन है, निश्चित नहीं है, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमारे पास इसका तीसरा भेद है। चलते हैं नेक्स्ट, चौथा भेद। ठीक है, चौथा भेद क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जी, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम होगा क्या? जी, जो क्या करेगा? संबंध दर्शाएगा? जी नहीं। तो निजवाचक क्या करेगा? निजवाचक भी तो संबंध दर्शाता है, ये याद रखना, ये संबंध नहीं दर्शाएगा। बस इतना याद रखो कि संबंधवाचक जो सर्वनाम होगा इसका प्रयोग कहाँ होगा? मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रयोग होता है। इसका अधिकतम प्रयोग कहाँ मिलता है? मुहावरों में, है ना, मुहावरों में, मुहावरे और लोकोक्तियों में इसका प्रयोग मिलेगा। जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। जैसे शब्द है जैसा और वैसा। या जिसकी और उसकी। या हम कह सकते हैं जो और सो, है ना। तो मान लो मैं कहता हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
जी, पहली बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, एक मुहावरा है। और मैंने क्या बोला है, संबंधवाचक जो सर्वनाम हो गए, इनका प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अधिकतम मुहावरों या लोकोक्तियों में देखने को मिलेगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी शब्द का प्रयोग हुआ, और दोनों क्या है, दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर जैसी और वैसी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पर क्या है, जो और सो शब्द क्या है, वो हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 4 भेद हो गए। कुल कितने बताए थे मैंने, कुल इसके 6 भेद हैं। अभी तक 4 कवर कर लिए, 2 भेद और बचते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, अब यहां पर बात करते हैं, से हमारे पास 5वां भेद है। 5वां आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, याद रखना, जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया और वहां पर सर्वनाम पूछ लिया, तो वहां पर क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। याद रखना, जहां पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया और वाक्य में क्या पूछा गया, आपसे सर्वनाम पूछा गया, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादातर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मालूम कहता हूं, आपका नाम क्या है, जी, आपका नाम क्या है। अब यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने बोला कौन, क्या, कोई, किसी, ये लिखवाए है ना पहले, तो इसमें से हमने कोई, किसी का तो प्रयोग कर लिया, कुछ का प्रयोग कर लिया, लेकिन बचा क्या, है ना, कौन और क्या। तो ऐसे शब्द जो प्रश्न करने के लिए लगाए जाएंगे, वो किसमें आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। ये इजीली आप फाइंड कर सकते हो, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट भेद है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो क्या होगा, जहां पर मैंने अभी बताया था संबंध की भी बात की जाएगी ना, जो निजी संबंध दर्शाएगा। निजी मतलब खुद के साथ, जो मेरा प्राइवेट मतलब खुद के साथ संबंध दर्शाएगा जो किसी वस्तु का, वो किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, बस इतना याद रखना, जो क्या करेगा, खुद के साथ अपनापन दर्शाएगा, जो खुद के साथ, है ना, अपनापन दर्शाए, वो किस में जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मैं कहता हूं, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, यहां पर स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। क्या है वो, निजवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि मैंने खुद के लिए प्रयोग किया है ना, यह कार्य मैं स्वतः कर लूंगा, स्वतः खुद से ही कर लूंगा, तो वो भी क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। या आप स्वयं इस कार्य को करें, आप स्वयं इस कार्य को करें, आप, वो आपके साथ है ना, जो कर्ता के साथ क्या करेगा, संबंध दर्शाएगा, वो किस में जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में जाएगा। ठीक है, या अपने से बड़ों का आदर करें, अपने से बड़ों का आदर करें, अपने, इसमें क्या, निजवाचक सर्वनाम में। तो भाई आज हमने क्या पढ़ा है, हमने आज सर्वनाम के 6 जो मुख्य भेद थे वो पढ़े, उससे पहले 2 और पढ़े थे, मौलिक और यौगिक, है ना, वो उनका आधार अलग था। ठीक है, वो उत्पत्ति के आधार पर थे। अब हमने जो पढ़े हैं व्याकरण के आधार पर पढ़े हैं, कुल कितने हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा, और सर्वनाम का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।